Hello all, welcome back to my channel. Today we'll discuss most important topic which is related to PhD interview preparation and myself Akash. I have qualified UGC NET and JRF 4 times continuously, 3 times in management and 1 time in commerce. I have also qualified PhD interview of various reputed institutions like IITs, IIMs and NITs, and actually now I'm pursuing my PhD from IIT Kharagpur. So आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाला हूँ PhD इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड। ये वीडियो उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अभी PhD इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या PG में है, जो चाहते हैं PhD करने के लिए, ठीक है, या अभी जो UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका भी अल्टीमेट एम कहीं ना कहीं PhD ही करना है। तो उनको मैं बताऊंगा कि आप नेट के साथ भी कैसे PhD के लिए अपने आप को इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से चीज़ें लेके जाएंगे और आपको बहुत एडवांस लेवल तक चीज़ें बताएंगे कैसे वहाँ पे PhD इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो सकता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह पे खुद PhD इंटरव्यू दिया हुआ है। लाइक IITs में बहुत सारी दिया है, IIMs में PhD इंटरव्यू दिया है और NITs में भी दिया है और क्वालिफाई भी किया है बहुत सारी जगह पे, ठीक है। तो उस पर हम अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप बहुत अच्छे से समझो। अगर आप उन पर अच्छे से काम करोगे तो डेफिनेटली आपका जो सिलेक्शन का चांसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि देखो आपका जो रिसर्च एरिया है पहले आपको वो डिसाइड करना है। अब जैसे हम कॉमर्स और मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, रिसर्च एरिया का मतलब होता है कि आपका पर्टिकुलर आपको किस सब्जेक्ट में PhD करना है। बाय चांस बहुत सारे लोग बोलेंगे कि उन्हें फाइनेंस में PhD करना है, बहुत सारे लोग बोलेंगे मार्केटिंग में PhD करना है, बहुत सारे लोग बोलेंगे IT में PhD करना है, बहुत सारे लोग बोलेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो इस तरीके से आपको जो आपका ब्रॉड एरिया है जो या आपका सब्जेक्ट है वो डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप शॉर्टलिस्ट होगे, ठीक है। आप बाय चांस फाइनेंस के फील्ड पे शॉर्टलिस्ट हुए हो तो वहां पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब आपके फाइनेंस से रिलेटेड होंगे। तो यहां पे आपको क्या करना है, जो भी आपका एरिया डिसाइड करोगे उस एरिया का आपका बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके जो कंसेप्ट्स हैं उन पे बहुत अच्छे से वर्क करना चाहिए। मैं जब आप UGC नेट का एग्जाम दे रहे हो तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, हमेशा बोला है कि आप एक अपना एरिया डिसाइड करो कि जिस पे आपको PhD करना है या जिस पे आप आगे बढ़ना चाहते हो उस एरिया को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। उस एरिया पे आपको एक तरीके से एक स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, मतलब एक तरीके से अपने आप को स्पेशलाइज्ड बनाना चाहिए उस एरिया के लिए। जैसे फाइनेंस है तो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं 3-4 सब्जेक्ट उनको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना होगा क्योंकि अगर उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको वो क्वेश्चंस आने चाहिए। अगर आपको मार्केटिंग एरिया है तो फिर मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। और आप हमेशा ध्यान रखना कि आपके इंटरव्यू में आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पूछे जाते, आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो अगर आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता होंगे तो आप बिल्कुल भी आंसर नहीं दे पाओगे। तो आपको जब तक बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे तब तक आप उनके आंसर्स नहीं दे पाओगे। तो पहले आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो, देन वो जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उनके आप इजीली आंसर दे पाओगे, ठीक है। फिर अब हम दूसरी बात करते हैं कि ये तो आपका जो मेन एरिया हो गया उस पर आपको अच्छे से वर्क करना ही है, प्लस आपका जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए जो अदर सब्जेक्ट्स हैं। जैसे मान के चलो आपका पर्टिकुलर आपने फाइनेंस चूज किया है और इसके बाद आपको थोड़ा सा मार्केटिंग के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए थोड़ा आपको, क्योंकि आप नेट या JRF का एग्जाम दे के आ रहे हो, ठीक है, आप वो क्वालिफाई करके आ रहे हो तो आपसे ये कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया जा सकता है कि आपको चीज़ें पता होंगी। अब मार्केटिंग में आपसे 4 पीस पूछ दिया जाए, 7 पीस पूछ दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वही आपका HR के साथ भी है क्योंकि कभी कभी वैसे इन पे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं बट कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। बहुत सारे IITs में मैंने इंटरव्यू दिया है तो मोस्टली IITs में जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट एक IIT में जहाँ पे अभी मैं PhD कर रहा हूँ वहाँ पे आपका VGSOM डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो दूसरे सब्जेक्ट से भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए ताकि पहले आपने अपना जो आपका रिसर्च एरिया है वो डिसाइड करने के बाद जो आपका दूसरा पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका रिसर्च टॉपिक या आपका रिसर्च प्रपोजल बनाना, ठीक है। अब होता क्या है कि जो IITs या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो रिसर्च प्रपोजल मांगती हैं और जो आपका IIMs होते हैं जो जहाँ पे FPM होता है PhD को वो FPM बोलते हैं, फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, वहाँ पे आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो होता है
होता है वो कैसे बनता है और पर्टिकुलर उसको कैसे बनाते हैं या उसका क्या फॉर्मेट होता है, उसके लिए भी मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, जो कि IIMs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो IITs या सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटीज में आपका रिसर्च प्रपोजल आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इस पे आपको प्रॉपर और अच्छा टाइम देना चाहिए। देखो रिसर्च प्रपोजल जब आप बनाओगे तो आपको सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है कि आपको टॉपिक डिसाइड करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे लोग मेरे से बोल रहे हैं कि रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक कैसे डिसाइड करें। तो देखो रिसर्च प्रपोजल का जब आप टॉपिक डिसाइड करोगे तो मेन चीज ये होती है, देखो इसके दो अप्रोच हैं। पहला अप्रोच ये है कि आपका जो एक रिसर्च प्रपोजल बहुत अच्छा, आप रिसर्च प्रपोजल बनाओ 1 और 2 मंथ देने के बाद आप उसको हर जगह अपलोड करो। जहां पे भी आप पर्टिकुलर PhD करना चाहते हो, वो आपका IITs हो या IIMs हो, हर जगह उसको अपलोड करो, ठीक है। दूसरा एक स्मार्ट अप्रोच होता है। जैसे हम बताते हैं, आपने डिसाइड किया कि आप कॉर्पोरेट फाइनेंस पे एक आपने ब्रॉड एरिया डिसाइड किया कि कॉर्पोरेट फाइनेंस पे आप PhD करना चाहते हो, ठीक है। अब आपका रिसर्च एरिया डिसाइड करने के लिए क्या होगा कि कॉर्पोरेट फाइनेंस में भी तीन डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। आप किस पे PhD करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे PhD करना चाहते हो या डिविडेंड डिसीजन पे या फाइनेंसिंग डिसीजन पे, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या करना होगा, जहां पे भी आप PhD इंटरव्यू देने जा रहे हो, जैसे आप BHU में PhD इंटरव्यू देने जा रहे हो, वहां की आप प्रोफाइल देखो, वहां के जो फाइनेंस के प्रोफेसर हैं वो किस पे काम कर रहे हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन पे काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे काम कर रहे हैं। आप उनसे रिलेटेड काम पे ही, मतलब उनसे रिलेटेड जो उनका वर्क है उसी से रिलेटेड आप रिसर्च प्रपोजल बनाओगे तो उस पे आपके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े से ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। बट अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा क्योंकि आप डिफेंड कर सको, वो उस एरिया पे स्पेशलाइज्ड होते हैं। और दूसरा क्या, देखो उनका एक्सपेक्टेशंस ये नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर, आपको बहुत कुछ आता है या आप बहुत अच्छे से उस पर रिसर्च कर सकते हो। उनका मेन चीज़ ये होता है कि आपको बेसिक नॉलेज है रिसर्च की नहीं है, ठीक है। अगर आपकी बेसिक नॉलेज वो चेक करने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे टाइम क्या 90% ऐसा होता है कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल होता है आप उस पर रिसर्च नहीं करने वाले होते हो, ठीक है। बट वो आपके एंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपसे हमेशा बोलूंगा कि आप रिसर्च प्रपोजल में प्रॉपर 1 to 2 मंथ दो और अपने कम से कम 20 से 30 ऐसे पर्टिकुलर आर्टिकल्स हों, उनको आप रिव्यू करो और आपका जो रिव्यू लिटरेचर हो बहुत अच्छा हो। वहां पे आप प्रॉपर साइटेशन यूज करो, प्रॉपर रेफरेंसिंग यूज करो, क्योंकि अगर आपका रेफरेंस अच्छे होंगे, अगर आप देखोगे कि पर्टिकुलर जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे कर रहे हो तो उस पर कुछ ऐसे पर्टिकुलर ऑथर होंगे जिनके बहुत ज़्यादा पेपर होंगे, अगर आपने उनको साइट किया होगा या आपने उनको रेफरेंस किया होगा तो आपका जो प्रोफेसर होगा जब आप जहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे होगे वो इजीली समझ जाएगा कि आप पढ़ क्या आए हो, क्योंकि जो आप मेन पेपर है उसको साइट कर रहे हो या मेन पेपर आप रेफरेंस कर रहे हो, वो इजीली उस चीज़ से आइडेंटिफाई कर सकता है। और आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप प्लेगरिज्म नहीं करोगे। अब प्लेगरिज्म का मतलब होता है आप कॉपी पेस्ट नहीं करोगे। ये मेरे से गलती हुई थी क्योंकि मुझे चीज़ें नहीं पता है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल भी खोला। मैंने बता भी चुका हूँ कि IIMs में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगते हैं और मैंने रिसर्च प्रपोजल अपलोड किया था और वहाँ के जो फॉर्म होते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। तो वो मेरे से कहीं ना कहीं गलती हुई थी, उसके बाद ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला था कि ताकि दूसरों की मैं हेल्प कर सकूं, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि आप में से बहुत सारे लोग PhD इंटरव्यू दे के आ रहे हैं तो वो अपना फीडबैक भी इस वीडियो पे दे सकते हैं। कुछ चीज़ें बाई चांस मेरे से छूट जाती हैं तो वो अपना डेफिनेटली उस पर इनपुट दो, क्योंकि देखो होता क्या है कि जब हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। आप हमेशा कोशिश करो कि एक दूसरे की जितनी हो सके हेल्प करो, ठीक है। फिर आप रिसर्च प्रपोजल पे जो मेन चीज़ें आपकी होती हैं, इस पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, वो जाके आप देख सकते हो कि रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट क्या होता है, आपको कैसे उस पर काम करना होता है। इस पर आप गूगल स्कॉलर या जो आपका स्कोपस है उसका आप पर्टिकुलर यूज कर सकते हो आर्टिकल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। स्काई हब करके भी एक वेबसाइट है, कुछ आर्टिकल्स आपके ओपन नहीं होते हो, आप वहाँ से भी ओपन। आप प्लेगरिज्म का जितना हो सके यूज कम करो, मतलब जो कॉपी पेस्ट है वो कम हो। आपका पैराफ्रेजिंग आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अपने वर्ड्स में चीजों को लिखने की कोशिश करो, जिससे आपका प्लेगरिज्म कम होगा। अगर आपका प्लेगरिज्म कम होगा और उतना ही आपका ज्यादा चांसेस होगा सिलेक्शन का आपका या शॉर्ट लिस्टिंग का। बहुत सारी IITs जो है, अभी क्या हो रहा था कि IITs या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्योंकि एग्जाम नहीं कंडक्ट करा पा रहे थे तो वो रिसर्च प्रपोजल को ही शॉर्ट लिस्ट के लिए यूज करते। लेकिन एक चीज और है कि आपका जो बेसिक रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश है उसको भी थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि अब आपका लॉकडाउन खत्म हो चुका है, कोविड के केसेस वगैरह बहुत कम आ रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि अब चीज़ें आपकी सही हो रही हैं तो आपको वहाँ पे कॉलेज पे बुलाया जा रहा है, तो वहाँ पे आपका एग्जाम भी कंडक्ट हो रहा है। तो आप अगर एग्जाम नहीं क्वालिफाई करोगे तो आप इंटरव्यू तक नहीं जाओगे, चाहे आप JRF हो चाहे आप नेट हो, आपको वहाँ पे एग्जाम देना होता है, ठीक है। तो उस पर भी आप अच्छे से फोकस करो कि थोड़ा सा आपको बेसिक प्रैक्टिस करके जाओ। इतना डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत सिंपल सा होता है, इजीली आप क्वालिफाई करोगे। बस ये है कि आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ
तो आपको उस पर हाँ, तो देखो नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है आपका रिसर्च मेथडोलॉजी। जब तक आप रिसर्च मेथडोलॉजी पे अच्छी पढ़ाई नहीं करोगे या बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके रिसर्च मेथडोलॉजी के क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं लिख पाओगे, ना ही क्वेश्चंस को आप डिफेंड कर पाओगे। तो आप रिसर्च मेथडोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि बहुत सारे टाइम्स आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइक आप कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक यूज करोगे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करोगे, नॉन प्रोबेबिलिटी यूज करोगे। अगर आप प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे हो तो उस पर कौन सा यूज करोगे, इसी टाइप से आपसे पूछ लिया जाता है। डेटा कलेक्शन का मेथड कौन सा यूज करोगे, प्राइमरी डेटा कलेक्शन यूज करोगे, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन यूज करोगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करो, ठीक है। फिर इसके अलावा बहुत सारे टाइम्स आपसे ये पूछ लिया जाता है कि आप पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करोगे, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करोगे। ये सब चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आप उसको अच्छे से थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ोगे। CR कोठारी करके एक बुक होती है, उसको आप एटलीस्ट एक टाइम अच्छे से खत्म करो, चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आने लगेंगी। इसके अलावा मैंने भी रिसर्च मेथडोलॉजी पे एक प्रॉपर प्ले लिस्ट बना के रखा है, उस पर बहुत सारे MCQ भी हैं, वो भी आप देख सकते हो, उनसे भी चीज़ें आपकी बहुत क्लियर होंगी। मैं आई बटन पे उसके आपको लिंक दे देने वाला हूँ, ठीक है। वो जाके आप देखो और आपको चीज़ें बहुत क्लियर होंगी, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। देखो जो आपका इंटरव्यूअर है उसके आपसे ये एक्सपेक्टेशंस नहीं कि आप बहुत एक्सपर्ट होगे, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशंस ये है एटलीस्ट आपको चीज़ें पता है, आपको बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए रिसर्च का, प्रैक्टिकल नहीं भी है, एटलीस्ट बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा इसी का एक सब पॉइंट जो है वो है आपका स्टैट्स का, आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। स्टैट्स में आपका जो रिग्रेशन कोरिलेशन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पेपर पढ़ोगे तो रिग्रेशन का यूज बहुत ज़्यादा होता है। आप कहीं पे भी देखोगे कि आप देखोगे कोफिशिएंट होगा, वहाँ पे आपका स्लोप होगा, आपका R² होगा, एडजस्टेड R होगा। ये सब चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आप एक अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को पढ़ोगे, ठीक है। रिग्रेशन को तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, तभी आप पेपर का जो एनालिसिस पार्ट होता है वो आप समझ पाओगे, ठीक है। तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। डिस्क्रिप्टिव आपका जो स्टैट्स होता है वो बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। इनको पढ़ने के बाद जो हमारा नेक्स्ट चीज है वो है आपका मैथ्स। हाँ, मैथ्स भी कभी कभी देखो पूछ लिया जाता है। होता क्या है कि मेरा एक इंटरव्यू था IIT कानपुर का, वहाँ पे हमसे पहले सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, मैंने सारे क्वेश्चंस बताए, फिर उन्होंने देखा कि ये सब्जेक्ट्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो देन वो मैथ्स के क्वेश्चन पूछने लगे, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पूछा, बट वो चीज़ मैं नहीं बता पाया क्योंकि मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं था। और वो 12th में मैंने पढ़ा था, उसके बाद BBA MBA किया मैंने, तो वहाँ चीज़ें मैं भूल गया। तो अगली बार से वो चीज़ मैं प्रिपेयर करके जाने लगा। तो वो चीज़ आप एटलीस्ट प्रिपेयर करके जाओ। बेसिक जो मैथ्स है, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ये चीज़ें आप डेफिनेटली थोड़ा बहुत देख के जाओ। एटलीस्ट आप अगर IIT कानपुर का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहाँ पे डेफिनेटली आपसे ये चीज़ें पूछी जाने वाली ही हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ भी इंटरव्यू दिया है PhD का, उसका मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। जहाँ जहाँ मेरा हुआ है, मेरा IIT खड़गपुर हुआ, इसके अलावा मेरा BHU हुआ, DU हुआ और NIT में हुआ, ठीक है। तो वो सारे, और IIMs में हुआ, IIM काशीपुर, तो वो मैंने सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको शेयर किए। मैं आई बटन पे उसका भी आपको लिंक दे दूंगा, वो भी जाके आप देखो, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपको चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। जो नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो आपको वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, आपको कॉन्फिडेंट रहना है और आपका स्माइलिंग फेस होना चाहिए और प्रॉपर डिसिप्लिन में चीज़ें होनी चाहिए। आप डिसिप्लिन रहने चाहिए, वहाँ पे जाके प्रॉपर आप मे आई कम इन वगैरह बोलते हुए प्रॉपर जाएंगे। आप फॉर्मल लगने चाहिए, इनफॉर्मल नहीं लगने चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद कभी कभी लोग ओवर स्मार्ट बनते हैं, वो उनको अगर क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो वो तब भी उन क्वेश्चंस को बताने की कोशिश करते हैं। देखो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आपको प्रॉपरली सॉरी बोलना और बोलना है कि मैं उस चीज को एक्सप्लोर करने वाला हूं या आपने वो चीज नहीं पढ़ी है। अगर आप उनको पागल बनाने की कोशिश करोगे वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनके पास 30 to 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। वो इसके बाद वहां पे हैं और वो आपके जैसे डेली पता नहीं कितने स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेते हैं या डेली वो कॉन्टेक्ट पे रहते हैं या कॉन्टेक्ट करते हैं स्टूडेंट से। तो आपको वो चीज बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आता है तो आपको चीजें बहुत अच्छे से बतानी है, अगर नहीं आता है तो आप चीजें उनको बोलो कि सॉरी बोलो और इसके बाद बोलो कि वी विल एक्सप्लोर अबाउट दैट या आई विल एक्सप्लोर अबाउट दैट पर्टिकुलर, ठीक है। फिर ये आप इजीली आपका आंसर हो सकता है। फिर इसके बाद आपको हमेशा एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ देखो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स या जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उस पर भी थोड़ा सा वर्क करो। कोशिश करो कि आप चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ। और मोड ऑफ कम्युनिकेशन को लेके बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हिंदी में इंटरव्यू होता है या इंग्लिश में इंटरव्यू होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू किस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर वो आपसे हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप तो हिंदी में आंसर्स दो, अगर वो आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इंग्लिश में आंसर दो। टाइम को लेकर भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। देखो ये डिपेंड करता है कि इंटरव्यू कितने टाइम के लिए, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिपेंड
करता है। देखो मैंने IIT दिल्ली का इंटरव्यू दिया तो वहाँ पे जो इंटरव्यू था सिर्फ 5 मिनट चला, 5 मिनट में इंटरव्यू खत्म हो गया। कानपुर में मैंने इंटरव्यू दिया IIT, तो वहाँ पे जो इंटरव्यू था 20 to 25 मिनट चला। IIT खड़गपुर में मैंने इंटरव्यू दिया जहाँ पे से मैं अभी PhD कर रहा हूँ, वहाँ पे जो मेरा इंटरव्यू था 30 to 35 मिनट चला और ज़्यादा चला, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर इंटरव्यूअर कितना टाइम तक आपसे इंटरेक्ट करना चाहता है, ठीक है, या आप कितना टाइम तक क्वेश्चंस का आंसर्स दे रहे हो, ये भी डिपेंड करता है। अब जब आप आंसर्स ही नहीं दोगे तो वो कभी कभी बोल देते हैं चलो ठीक है खत्म करते हैं। तो वो चीज़ है, आप अपने आंसर्स को बहुत अच्छे से कोशिश करो कि आपका जो आंसर्स हो बहुत शॉर्ट हो और अच्छे। पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको डेफिनेटली ये चीज़ करनी चाहिए। अगर आपका नेट JRF नहीं क्वालिफाई है तो आप बहुत सारे जगह के इंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। लाइक आपका BHU का इंट्रेंस एग्जाम होता है, DU का होता है, आपका बहुत सारे NITs का होता है, बहुत सारे IIMs का होता है। तो अब वो आप इंट्रेंस एग्जाम डेफिनेटली दो, क्योंकि वो जो भी उसका सिलेबस होता है कहीं ना कहीं जब आप नेट या JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे बहुत रिलेटेड होता है। तो उसको आप कोशिश करो कि आप वहाँ का इंट्रेंस दो। अगर क्वालिफाई होते तब भी आप PhD ही करोगे, ऐसा नहीं कि आप नेट JRF क्वालिफाई करके कुछ और करोगे। सेम चीज़ होता है बहुत सारे। देखो मेरा एक फ्रेंड है अभी NIT पे हुआ है, उसका एक अच्छी NIT पे हुआ है, तो उसने इंट्रेंस एग्जाम दिया और उसके बाद हुआ उसका, और उसको स्टाइपेंड जो है बराबर मिलता है मेरे 31,000 प्लस HRA प्लस कंटिजेंसी सेम। तो वो पॉइंट है कि आपको PhD करना है, आपको देखना है कि कुछ स्मार्ट तरीके हो सकते हैं, आप उनको डेफिनेटली फॉलो करो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो अभी नेट क्वालिफाई नहीं है, JRF क्वालिफाई नहीं है, वो डेफिनेटली इस चीज़ के लिए जाएं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एक स्टूडियो टाइप है कि JRF वालों को ही लिया जाएगा, नेट वालों को नहीं लिया जाएगा, ये भी बहुत गलत है। जो UGC नेट क्वालिफाई है उनको डेफिनेटली PhD के लिए जहाँ पे भी इंटरव्यू के लिए आपका फॉर्म आता है उनको डेफिनेटली भरना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर यहाँ पे होता क्या है कि आपका अगर बेसिक नॉलेज, अगर आपकी चीज़ें सारी ठीक हैं, आपके पास नॉलेज है और आप चीज़ों को डिफेंड कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको लिया जाएगा। आप नेट क्वालिफाई हो, JRF क्वालिफाई हो, ये सब मैटर नहीं करता है। और मैं ऑलरेडी ये चीज़ बता चुका हूँ कि जो नेट क्वालिफाई होते हैं उनको भी JRF के बराबर स्टाइपेंड मिलता है। कहाँ पर मिलता है ये चीज़ मैंने बताया, एक वीडियो बनाया है, आई बटन पे मैं उसका भी आपको लिंक दे दूंगा, वो जाके आप देख सकते हो, ठीक है। और जो नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, गुड रिसर्च अबाउट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी और कॉलेज। जहाँ पे भी आप PhD का इंटरव्यू देने जा रहे हो वहाँ पे आप पर्टिकुलर वहाँ की वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट से देखो कि वहाँ के जो प्रोफेसर्स जो हैं वो किस एरिया पे काम कर रहे हैं, या उनका किस प्रोफेसर का आपसे एरिया मैच कर रहा है, ठीक है। इन सब चीज़ों पे भी बहुत सारा चीज़ हो सकता है, ठीक है। वो अभी सारी चीज़ें मैं वीडियो पे नहीं बता सकता हूँ। मैं आपको अपना टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप चीज़ें, जब भी आपका इंटरव्यू हो आप चीज़ें मेरे को मैसेज करो तो मैं आपको चीज़ें बताऊँगा कि आपको कैसे चीज़ें करनी है, ठीक है। तो इंस्टा पे आप मेरे से मैसेज कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम जो अकाउंट का लिंक है वो भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हो हमसे और चीज़ें हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। बोले कि आपसे आप कहीं पे भी PhD इंटरव्यू देने जाओ तो थोड़ा सा रिसर्च करके जाओ कि पर्टिकुलर उस इंस्टीट्यूट पे जो आप वहाँ के प्रोफेसर हैं वो किस टॉपिक्स पे रिसर्च करा रहे हैं। तो देखो मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। बाई चांस आप ये समझो कि दो स्टूडेंट हैं A एंड B। A जो है वो अपना प्रॉपर रिसर्च करके गया, उसने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ के पर्टिकुलर इस इंस्टीट्यूट के जो प्रोफेसर हैं या जो पर्टिकुलर फैकल्टी है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन पे ही रिसर्च करवा रहे हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस पे। वो आपका जो फाइनेंसिंग डिसीजन है उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं या उस पर ऑलरेडी वो रिसर्च करवा चुके हैं। तो जो आपका A स्टूडेंट है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन या डिविडेंड डिसीजन के बारे पे ही बोलेगा जब उससे पूछा जाएगा कि आप किस पे रिसर्च करना चाहते हो, ठीक है। या होगा क्या कि वो जो उसका रिसर्च प्रपोजल होगा कहीं ना कहीं उसी चीज़ पे बेस्ड होगा, तो जो उसके सिलेक्शन के चांसेस है कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। जो B स्टूडेंट है उसको वो चीज़ नहीं पता है तो वो जाके बोल देगा फाइनेंसिंग डिसीजन, तो उनको लगेगा कि ये थोड़ा सा मेरे को चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, मे बी वो कंफर्टेबल हो ना हो, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट A है उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये पॉइंट है, तो इसको आप कंसीडर करो, ये चीज़ें आप देख के जाओ, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एंड एक चीज़ और, आप अगर आप इन सब पॉइंट्स के अलावा भी आप अगर PhD इंटरव्यू दे रहे हो, कहीं दे के आए हो, तो आप अपना PhD इंटरव्यू एक्सपीरियंस डेफिनेटली वीडियो पे शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स पे, तो उससे दूसरों की हेल्प होगी। देखो यहाँ पे मेरा मोटिव ये है कि एक दूसरे की हेल्प करना और आगे बढ़ना। हम लोग यही करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे और डेफिनेटली आगे बढ़ते रहेंगे। तो थैंक यू, और प्लीज़ यार वीडियो को लाइक किया करो, जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करो, इससे दूसरे की भी हेल्प होगी और आपकी भी हेल्प होगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।